अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुलहरी आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। सबसे पहले तो माज़रत के बहुत ज़्यादा दिनों के बाद आया हूँ दोबारा। इसकी वजह ये है कि जॉब थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी था। आज आजकल थोड़ा इजी हूँ। कोविड की वजह से बहुत कभी एकदम से जॉब चले जाती हैं, फिर कभी तो अप एंड डाउन्स चल रहा है। तो आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं वो ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स। तो ओवरसीज़ स्कॉलरशिप तो हम इसको नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे जो ऑलरेडी ऑन शोर स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीका मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मेरे हाउसमेट्स थे उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप, बहुत ज़्यादा ब्रीफली नहीं बताऊंगा, ना ही इन डिटेल जाऊंगा, इन बिटवीन होगा। तो क्वेश्चंस हुए तो ज़रूर उनको फिर बाद में हम आंसर करेंगे या उनको उनके लिए एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। तो इस तरह है कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं। और मास्टर्स बाय रिसर्च या पीएचडी बाय रिसर्च, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स के मींस मास्टर्स करना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट बैचलर्स के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसमें आप कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी या जो लड़के ऑलरेडी किसी वर्किंग वीज़ा या ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा पे इन कंट्रीज़ में हैं, या यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में या अमेरिका में या इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में या न्यूजीलैंड में, तो वो ये देख लें। और तो तरीका इस तरह है कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो डिफरेंट तरीके हैं स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए। या तो यूनिवर्सिटी के पास आप जाएंगे, उनको अपनी प्रोफाइल दिखाएंगे और यूनिवर्सिटी देखेगी अच्छा ठीक है, हमें इसके लिए एक सुपरवाइज़र ढूंढना है। एक वो जो फॉर्मल तरीका है। या किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो एक वो भी तरीका है। तो जो सबसे ईजीएस्ट तरीका जो कि मुझे अभी तक लगा, जो मैं ख़ुद भी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है और मेरे हाउसमेट्स का भी रहा है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आपने सबसे पहले अपना एक पोटेंशियल सुपरवाइज़र ढूंढना है। कोई भी स्कॉलरशिप हो, जो मास्टर्स की हो या पीएचडी की हो, डजेंट मैटर, बट एक सुपरवाइज़र होगा, उसके अंडर आप काम करेंगे। तो आपने अपना एक पोटेंशियल सुपरवाइज़र ढूंढना है, जो सुपरवाइज़र बोले कि हाँ यार, मेरा नाम XYZ है, मैं इस यूनिवर्सिटी का हूँ, मैं सुपरविज़न करूँगा स्टूडेंट की। तो आपने एक प्रोफेसर को ढूंढना है। अब प्रोफेसर ढूंढना किस तरह है? सपोजिंगली हम एग्जांपल लेते हैं टेलीकम्युनिकेशन की, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें टेलीकम्युनिकेशन पे रिसर्च हो रही है। हम स्पेसिफिकली फ़िलहाल एग्जांपल ले लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की। अब आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे फैकल्टी में गए, डिपार्टमेंट देखा, इंजीनियरिंग में गए, फिर फर्दर सिविल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन में गए, फिर टेलीकम्युनिकेशन में देखा प्रोफेसर्स कौन कौन से हैं, फिर उनकी प्रोफाइल देखी और देखा कि इनमें से किस किस को यूनिवर्सिटी अथॉरिटी देती है कि वो स्टूडेंट्स को सुपरवाइज़ करे। अब सपोजिंगली हम एक प्रोफेसर की एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोफेसर ABC, कोई भी नाम रख लेते हैं, ठीक है। अब मैं उस वेबसाइट पे गया, मैंने प्रोफेसर को देख लिया ABC। अब प्रोफेसर से हमने रब्ता किस तरह करना है, क्योंकि प्रोफेसर एक काफ़ी बड़ी चीज़ है कि अगर तो वो तो पीएचडी स्टूडेंट्स को सुपरविज़न उनकी कर रहा है, तो उसके साथ हम डायरेक्ट तो इस तरह रब्ता नहीं कर सकते कि फ़ोन करें जी क्या हाल है, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है। तो हम उनको मेल लिखते हैं, तो इसको कहते हैं कि कवर ईमेल। कवर ईमेल लिखने का एक प्रॉपर तरीका है, एक प्रॉपर पैटर्न है। तो मैं पहले सोच रहा था कि मैं उसके टेम्पलेट्स आपके साथ शेयर करूं, बट फिर क्या होता है कि सब वो कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इस पे कभी हम दोबारा वीडियो बना सकते हैं या ऑनलाइन आप देख सकते हैं, बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं कि कवर ईमेल किस तरह लिखना है। तो आप एक कवर ईमेल लिखेंगे, साथ अपनी प्रोफेशनल रिज्यूमे अटैच करेंगे। अब प्रोफेशनल रिज्यूमे क्या होती है? जो कि आपकी जॉब के रिलेटेड होती है ना। तो एक तो वो होती है जो जॉब के रिलेटेड होती है, और एक होती है एकेडमिक। तो सॉरी, हम एकेडमिक अपनी रिज्यूमे ऐड करेंगे। तो एकेडमिक में हमने ये नहीं लिखना होता कि मेरा इतने साल उस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहा है, मैं ये करता रहा हूँ, मैं वो करता रहा हूँ, मैं अगर टेलीकम्युनिकेशन का है तो मैं उसमें इंस्टॉलेशन करता रहा हूँ, पावर की चीज़ें देखता रहा हूँ। तो आपने उन चीज़ों को मिनिमम लिखना है, अपनी एकेडमिक अचीवमेंट उस रिज्यूमे में ज़्यादा लिखनी है। तो वो भी एक प्रॉपर तरीका होता है कि जिस तरह आपने अपनी एकेडमिक रिज्यूमे लिखनी है। बट एकेडमिक रिज्यूमे में जो एक कॉलम होता है जो हम जिसमें लिखते हैं कि हमारे रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने प्रोफेसर की देख ली प्रोफाइल, अच्छा वो टेलीकम्युनिकेशन का है और टेलीकम्युनिकेशन में स्पेसिफिकली वो ट्रांसमीटर्स पे काम कर रहा है। तो मैंने अपने रिसर्च इंटरेस्ट में भी डाल दिया कि यार मेरा जो सा ना XYZ ट्रांसमीटर जो है ना, मैं वो मेरा बड़ा उसमें इंटरेस्ट है। और प्रोफेसर के मैंने गो थ्रू भी कर लिए थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क वगैरह, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट उनके टाइटल्स तो हमें पता हो कि टाइटल्स क्या है।
तो उसके बाद हमने अपनी रिज्यूमे अटैच कर ली, कवर ईमेल एक बड़ा प्यारा सा लिख दिया और एट द एंड लिख दिया लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, बेस्ट रिगार्ड्स, अपना नाम, अपना ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह लिख दिया और सेंड कर दिया। अब सेम इसी तरह करना है कि एक प्रोफेसर को मेल करके बैठ नहीं जाना, मल्टीपल प्रोफेसर्स लेने हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट से लेने हैं, डजेंट मैटर अगर तो आपका बहुत ज़्यादा उसके साथ इंटरेस्ट मैच नहीं हो रहा, बट आप लिख दो, क्योंकि एक मरतबा प्रोफेसर ने एक्सेप्ट कर लिया कि यार मैं इसको सुपरवाइज़ करूँगा, तो फिर आप फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसी डोमेन में काम करो, प्रोफेसर एक एट अ टाइम काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ अटैच होता है, तो उसके बाद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो आपको फिर कहीं ना कहीं फ़िक्स करवा सकता है। तो अब फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, हमने यूनिवर्सिटी देख ली, प्रोफेसर देख लिया, उसको कवर ईमेल के साथ और ख़ूबसूरत से एकेडमिक रिज्यूमे के साथ हमने उसको मेल कर दी। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, नहीं तो अ डे आफ्टर, उसका मेल आ जाएगा रिप्लाई का, आइदर इन पॉजिटिव आइदर इन नेगेटिव। बट अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ये करें तो मोस्ट प्रोबेबली अगर उसने रिप्लाई नहीं करना तो वो नहीं करेगा, तो अदरवाइज़ वो करेगा, आपको बताएगा कि नहीं सीन ऑफ है, या बताएगा हाँ मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो मैं आपके साथ इंटरव्यू रखना चाहता हूँ। अब इंटरव्यू में क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ है कि इंटरव्यू में अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो था वो देख लें, थोड़े बहुत जो मेन उस प्रोफेसर, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि हम किस प्रोफेसर के साथ बात करने लगे, हम उसकी प्रोफाइल को थोड़ा सा और थोड़ी सी डीप डिगिंग कर लेंगे उसकी, और हमने उसके प्रोफेसर की थोड़े बहुत रिसर्च काम देख लिया। हमने उस प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू किया। इंटरव्यू ज़्यादातर यही होता है कि वो आपसे आपके बारे में पूछता है, और जितना वो पूछे उतना जवाब दें वो बेहतर है, क्योंकि उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम थोड़े से भी एफिशिएंट हो जाएं और कोई ऐसी चीज़ का नाम ले लें तो प्रोफेसर भी बोलेगा यार अच्छा इसको पता है, वो आपसे फिर उसके रिलेटेड सवाल करना शुरू कर देगा। तो कोशिश करें कि बिल्कुल जर्नलाइज बात करें, बट जिस चीज़ का नॉलेज है, सब मैंने अब टेलीकम्युनिकेशन में किया हुआ है, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं उसको टेलीकम्युनिकेशन वाले पोर्शन में रखूं, उस साइड में रखूं, कहीं वो पावर में ना चला जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ना जाए। अगर वो उधर का कोई क्वेश्चन करता भी है, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो हमने पढ़े हुए हैं, तो उसका जर्नलाइज आंसर दिया, बट जब उसने टेलीकम्युनिकेशन के बारे में कुछ पूछा तो खुल के जवाब दिया, ताकि वो कोशिश हमारी उधर ही रहे कि हम उसको इस रिस्ट्रिक्ट रखें कि स्पेसिफिकली एक फील्ड के रिलेटेड। इंटरव्यू के बाद वो फिर ये बोलेगा, अगर तो क्लियर हो गया, उसको अच्छा लगा, तो वो फिर आपसे पूछेगा कि यार ये सीन है, मैं इन प्रोजेक्ट्स पे फ़िलहाल काम कर रहा हूँ, तो आप अब मुझे अपना एक रिसर्च प्रपोज़ल लिख के दो। अब रिसर्च प्रपोज़ल क्या होता है, तो जब हम रिसर्च की डिग्री कर रहे हैं, अब रिसर्च हमारे क्या होता है कि कोई साइंटिस्ट बैठा होगा जो कि कंप्यूटर पे बैठा हुआ है रिसर्च कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं होता। अब रिसर्च एक ऐसी चीज़ है कि अब हम एग्जांपल लेते हैं कि एक फ़ुटबॉल की, दुनिया में हर जगह फ़ुटबॉल बनते हैं, तो जब उस पर रिसर्च करनी है तो रिसर्च बिल्कुल एक स्पेसिफिक पॉइंट पर होती है, जर्नलाइज से हट के अब स्पेसिफिक से भी बिल्कुल एक छोटे से पॉइंट पर रिसर्च होती है। अब अगर उसने हमें कहा कि मैं फ़ुटबॉल पे काम कर रहा हूँ, फ़ुटबॉल जो है वो बड़ा ही आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसके जो लेफ़्ट साइड पे किक पड़े ना, कोई किक उसको मारे, तो उसकी जो फोर्स हो वो हमें डिटेक्ट करके बताए कि इसने मुझे इतने प्रेशर पे इतनी फोर्स मुझ पे पुट की है। तो अब एक फ़ुटबॉल हो गया, फिर उसकी लेफ़्ट साइड होगी, फिर सिंपल एक फोर्स डिटेक्शन जोन्स है ना, उस पर रिसर्च होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि पूरी दुनिया के फ़ुटबॉल आप स्टडी करेंगे, इस जगह इस कंट्री में इतने बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। रिसर्च पे एक स्पेसिफिकली हो जाती है। तो जब आफ्टर इंटरव्यू प्रोफेसर आपको बोलेगा कि रिसर्च प्रपोज़ल लिख के दो मुझे, अब रिसर्च प्रपोज़ल आपने उससे पूछ लेना है, यकीनन वो पहले बताएगा, अगर उसने मेंशन ना किया तो आप उससे पूछ लेंगे भाई किस डोमेन में लिखना है। तो रिसर्च प्रपोज़ल में भी बहुत ज़्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना। रिसर्च प्रपोज़ल और वो वक्ती होता है रिसर्च प्रपोज़ल वंस, क्योंकि यूनिवर्सिटी को उसने प्रूफ देना होता है कि मैं स्टूडेंट को सुपरवाइज़ करूँगा और इसका रिसर्च प्रपोज़ल भी है। तो जब एक मरतबा वो स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाए तो फिर रिसर्च प्रपोज़ल प्रोफेसर अपनी मर्ज़ी से आपको बता देता है। तो बट वक्ती तो आपने लिखना है। तो रिसर्च प्रपोज़ल लिखने के 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहले आप उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देंगे, हम फ़ुटबॉल ले लेते हैं, फ़ुटबॉल की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी, फिर उस पर बताया कि आजकल दुनिया में जो फ़ुटबॉल है उनमें क्या इश्यूज़ हैं, उनमें से एक इशू को ले लिया, उसको हाईलाइट किया कि ये इशू है, और फिर उस रिसर्च प्रपोज़ल में बताना है कि मैं इस पे काम करूँगा और मेरे जो काम करने के बाद जो रिज़ल्ट्स पॉसिबल हैं, ये नहीं बोलना कि मैं रिसर्च करूँगा और उसके बाद 100% ये रिज़ल्ट्स आएंगे, ये रिज़ल्ट्स पॉसिबल हैं, ये आ सकते हैं, ये मैं अचीव कर सकता हूँ, 70-80% मेरे सीन है कि मैं कर सकता हूँ।
रिसर्च प्रपोजल प्रोफेसर को दिया, प्रोफेसर फिर आपको फॉर्म सेंड करेगा, उसमें साइन शाइन ईच एंड एवरीथिंग अपनी कर देगा। इट्स मीन के प्रोफेसर की तरफ से आप अप्रूव्ड होके वो आपको आपकी सुपरविजन करेगा। वो फॉर्म और ईच एंड एवरीथिंग लेके आपने ख़ुद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो लिखा होगा आप बताएंगे कि ये प्रोफेसर है ABC, ये मुझे सुपरविजन के लिए तैयार है। यूनिवर्सिटी फिर ख़ुद प्रोफेसर से रब्ता करेगी और सारा सीन ऑन हो जाएगा। बट इसमें एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट उसकी सिग्निफिकेंस कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो आपके रेफरेंसेस हैं। जहाँ से भी आपने बैचलर्स की है, आपने अब अपने यूनिवर्सिटी में देखना है अपने डिपार्टमेंट में कि कौन से 2 प्रोफेसर्स जिनके आप रेफरेंसेस दे सकें। अब रेफरेंसेस मैंने जिनके दिए थे उनके साथ मेरी कोई ज़्यादा एकेडमिकली, क्योंकि मेरे किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं ही नहीं, तो वो 2 सब्जेक्ट्स जो थे थोड़े बहुत ऊपर नीचे थे, बट मैंने उनके दे दिए तो माशाल्लाह से उन्होंने मेरा क्विक रिस्पांस दिया। पर बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो बच्चे हाईलाइट नहीं रहते क्लास में, क्योंकि हर किसी का हक है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना, तो वो प्रोफेसर्स को मेल तो कर देते हैं, प्रोफेसर्स को पहले याद ही नहीं आता यार ये स्टूडेंट कौन है। तो कोशिश वो करें उन प्रोफेसर्स को चूज़ करें कि यार जिनके साथ आपकी हल्की फुल्की इंटरेक्शन है कि वो आपको रेफरेंस लेटर दें। तो 2 प्रोफेसर्स के मिनिमम आपको रेफरेंस लेटर्स चाहिए, और वही आप अपने रिज्यूमे की एट द एंड जो रेफरेंसेस होंगे वहाँ पे भी मेंशन करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे फिर यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि मेरे पास इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हुई हैं, मेरे पास इतने फंड्स हैं, और मैं इस प्रोफेसर चाह रहा है इसको स्टूडेंट चाहिए, तो वो अप्रूव कर देगी यूनिवर्सिटी। बट इसमें भी एक सीन ये होता है कि कभी कभार प्रोफेसर कहता है कि सिंपल फ़ी वेव ऑफ होगी, मींस जो आपकी एडमिशन फ़ी है, यूनिवर्सिटी की फ़ी है, वो सब कुछ वेव ऑफ होगी, बट आपके रहने का ख़र्चा वगैरह आप ख़ुद करोगे सारा कुछ पूरा। तो कुछ भी हो बंदा ओके कर दे। फिर ये होता है कि जब आप उस प्रोफेसर के साथ काम कर रहे होते हो, रिसर्च कर रहे होते हो और मेहनत करते हो, तो प्रोफेसर फिर यूनिवर्सिटी से मज़ीद फ़ंड्स भी अप्रूव करवा सकता है, जिसमें आपके रिहाइश का ख़र्चा, खाने पीने का भी आ सकता है। बट अगर स्टार्टिंग में वो यही कहता है कि फ़ीस वेव ऑफ मैं करवा देता हूँ, तो गुड टू गो, दूसरा कोई सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई गेस ये वीडियो को एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन हुए तो पूछ सकते हैं, और इसको समराइज़ करने की मेरे से ज़रूरत भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम इस पे गए हैं, तो बहुत इजी स्टेप्स थे। अगर तो रिसर्च प्रपोजल के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कवर ईमेल के रिलेटेड, एकेडमिक रिज्यूमे के रिलेटेड, तो वो किए जा सकते हैं क्वेश्चंस, और हम उन पे फिर मज़ीद डिस्कस भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।